हेलो दोस्तों। आज सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। वह मुझे देखकर कहने लगी कि कविता, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मम्मी ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे इतना ही कहा था और फिर उन्होंने कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए। मैं हक्का बक्का सी मम्मी की तरफ देखती रह गई थी। इससे पहले तो उन्होंने कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। फिर मम्मी कहने लगी, मैं तुमसे जो कहना चाह रही हूँ वह तुम्हारे छोटे से दिमाग पर तुम्हें बुरी भी लग सकती है। हो सकता है तुम्हारे दिल को तकलीफ भी हो, इसीलिए तुम अपना दिल थाम लो। मुझे तो यही लगा था कि मम्मी बेकार में सनसनी फैल रही हैं, मगर जब मैंने मम्मी की बात सुनी तो मेरा दिल बंद होने लगा था। मैंने सोचा कि यह सब मम्मी ने क्यों कहा और किस लिए कहा है। मुझे उनकी बात सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मेरा जी चाहा कि मैं मम्मी के होठों पर हाथ रख दूं और उनसे कहूं कि मुझ में इससे ज़्यादा सुनने की हिम्मत नहीं है। मम्मी बोली, कविता, अब तुम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी हो। जितना मुमकिन हो अपने बाप की नज़रों से दूर ही रहा करो। वह तुम्हें अपने पास बुलाए तो मत जाया करो। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कितना बड़ा जुआरी है। वह कुछ पैसों के लिए ही तुम्हें किसी भी समय बेच सकता है। अगर तुम्हारा बाप कुछ खाने के लिए लेकर आए तो खाने से मना कर दिया करो। तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं बोली, मम्मी प्लीज़ मेरे सामने ऐसी बातें मत करें। मैं बहुत सी जवान लड़कियों को देखा है जो अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा फ्री होती हैं और फिर मेरे पापा तो मुझ पर जान छिड़कते हैं। मम्मी बोली, हाँ हाँ मैं सब कुछ देख रही हूँ। वह तुझ पर जान छिड़कता है तभी तो कह रही हूँ कि उसे दूर रहो, इसी में सबकी भलाई है। मैं गुस्से से बोली, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भलाई। मुझे अपने पापा से दूर नहीं रहना। मुझे मम्मी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। गुस्से से पैर पटकती हुई मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर मेरा 6 साल का छोटा भाई दरवाजे से कान लगाए खड़ा था। वह बोला, मुझे पहले ही पता था कि मम्मी सिर्फ आपसे प्यार करती हैं। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। मम्मी आपको मुझसे चोरी छुपे कुछ खाने के लिए दे रही थी। अपने भाई की बात सुनकर मैं हंस दी। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें करते हो? हम सब तो तुमसे इतना प्यार करते हैं। तुम्हें और कितना प्यार चाहिए? वह कहने लगा, तो फिर मुझे भी बताएं मम्मी, आपसे कमरा बंद करके क्या बात कर रही थी? मैं बोली, मम्मी कुछ ज़रूरी बातें कर रही थी। प्रतीक ने सर हिला दिया और फिर आंगन में खेलने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पापा भी घर आ गए। उन्होंने हाथ में जलेबियां पकाड़ी हुई थी। घर आते ही वह मुझे पुकारने लगे कि कविता देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं पापा की तरफ दौड़ी थी और उनके पास जाकर बैठ गई थी। वह मुझे और प्रतीक को अपने हाथों से जलेबियां खिलाने लगे। मम्मी ने यहाँ आकर मेरी बात सुनो। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। कोई ध्यान ही नहीं दिया और पापा के पास बैठी बातें करती रहीं और जलेबियां खाती रहीं। और फिर पापा नहाने चले गए तो फिर मम्मी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई और मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता क्या? मैंने तुमसे कहा था कि अपने बाप के पास मत बैठा करो, लेकिन तुम तो आते ही उनके पास जाकर बैठ गई। यानी माँ की बात का कोई असर ही नहीं है। मैं बोली, मम्मी मैं पापा से प्यार करती हूँ। वह मेरे पापा हैं और मैं उनकी बेटी। अगर मैं उनके पास नहीं बैठूंगी तो फिर किसके पास बैठूंगी? मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, कविता सारा कसूर मेरा ही है जो मैंने तुमसे हकीकत छुपा कर रखी हुई थी। मुझे चाहिए था कि सब कुछ मैं तुम्हें पहले ही बता देती। मैं बोली, मम्मी अब ऐसी भी क्या बात है? तभी पापा की आवाज़ आई थी। वह कहने लगे, कविता और प्रतीक कहाँ हो तुम दोनों? मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी कहने लगी, हर पति अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, फिर तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हें और प्रतीक को ही क्यों पुकारते हैं? मैंने कंधे उचका दिए। तब मम्मी कहने लगी, अभी तुम ना समझ हो, नादान हो, यही लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह हैं, मगर ऐसा नहीं है। अभी मम्मी मुझे कुछ और कहती कि तभी पापा कमरे में दाखिल हो गए और बोले, क्या बात है? तुम दोनों माँ बेटी क्यों परेशान बैठी हो? आखिर खैर तो है ना? मम्मी घबरा गई और बोली, बस कविता के सर में दर्द था, इसीलिए वह कमरे में बैठी थी। पापा बोले, कविता बेटा सब ठीक तो है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। पापा बहुत ही बेकरारी से मेरी तरफ बढ़े थे और मेरा हाथ पकड़ लिया। मम्मी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गई और बोली, नहीं नहीं बस ये ठीक हो जाएगी। मैं मम्मी के व्यवहार पर हैरान हो रही थी। मम्मी ने आज से पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। खाना लगा तो सब मिलकर खाना खाने लगे। मम्मी बर्तन उठने लगी तो फिर पापा ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, अब कैसी तबीयत है सर? में दर्द तो नहीं हो रहा? तो मैंने ना में ऐसे हिला दिया।
पापा कहने लगे, कविता अपनी माँ की बातों की वजह से परेशान मत होना, वह ज़रा उल्टे दिमाग की है, कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। मैंने सर हिला दिया और पापा के पास से उठ गई थी। मुझे मम्मी का डर था कि अगर उन्होंने मुझे फिर से पापा के साथ देख लिया तो फिर से गुस्सा करेंगी। मगर यह बात भी सच थी कि मेरे पापा जुआरी थे, लेकिन वह अपना घर अच्छे से चला रहे थे। ऑफिस भी रोज़ाना जाया करते थे। रात हुई तो मम्मी और पापा के कमरे से लड़ाई की आवाज़ें आने लगी थीं। प्रतीक सहम गया था। वह बोला, दीदी यह क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और बोली, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी और पापा के कमरे से लड़ने की आवाज़ आना कोई नई बात नहीं थी। हैरत की बात तो यह थी कि आज उन दोनों की लड़ाई में बार बार मेरा नाम आ रहा था और मैं अपना नाम सुनकर घबरा गई थी। सारी रात आंखों में ही कटी थी। सुबह पापा नाश्ता किए बगैर ही घर से बाहर निकल गए थे। मैं मम्मी के पास बैठ गई और बोली, मम्मी, रात भर आप और पापा क्यों लड़ रहे थे? तब मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे उनके रोने से बहुत दुख हो रहा था। वह कहने लगी, कविता, मैं आज तुम्हें ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद तुम कभी मुझे माफ़ ना कर सको, मगर तुम मेरी बात सुन लो। मैं ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उस समय तुम्हारी माँ बहुत ही मजबूर थी। ज़माने के हाथों मेरे पास दुनिया में कोई और सहारा नहीं था, इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। मैं मम्मी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। पता नहीं मम्मी क्या कहने वाली थी। फिर मैं मम्मी से बोली, मुझे असल बात क्या, हे बताएं कि आखिर माजरा क्या है? मम्मी कहने लगी, कविता, तुम 2 साल की थी जब तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हारे पापा से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने जब यह खबर सुनी तो रोने पीटने लगी थी, मगर मेरी सास ने आकर मुझे ही कोसना शुरू कर दिया था। वह बोली कि तुम मनहूस हो, तुम्हारे कदम मनहूस हैं। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ यह हादसा हुए हैं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लोग, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह कहने लगी, यह था मेरा पहला पति और तुम्हारे सगे पापा। इस तस्वीर में मम्मी दुल्हन बनी बैठी थीं और बहुत ही खुश लग रही थीं। साथ बैठा इंसान भी बहुत ही खूबसूरत था, वह इंसान जो मेरा बाप था, मगर मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने वह तस्वीर सीने से लगा ली थी। मम्मी कहने लगी, जब तुम्हारे पापा की लाश घर आई तो तुम्हारी दादी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया। मैं रोती रही, उनके आगे गड़गड़ाती रही और बोली कि मुझे मेरे पति को आखिरी बार देख तो लेने दो, मगर उस औरत ने मेरी एक न सुनी। मैं तुम्हें अपने साथ अपनी माँ के घर ले गई थी, मगर मेरी माँ बहुत ही गरीब थी। मेरे भाई कोई काम नहीं करते थे। मेरा बाप तो बहुत पहले ही गुजर चुका था। मेरे घर वालों ने हम दोनों को हाथों हाथ लिया था, मगर हालात इस कदर खराब थे कि तुम हर समय बीमार रहने लगी थी। मुझे तुम्हारी खातिर कुछ ना कुछ तो करना ही था। एक दिन मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटी, तुम दूसरी शादी कर लो, इसी में तुम्हारी बच्ची की भलाई है। उस समय मुझे मम्मी की बात बहुत ठीक लगी। मैंने हामी भर ली और कहा, ठीक है मम्मी, आप मेरे लिए रिश्ता तलाश करें, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मम्मी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने विनोद का रिश्ता मेरे लिए हाँ कर दिया। वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर बस इतनी विनती की थी कि मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लेना। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को अपने सीने से लगाकर रखूँगा। मैं बोली, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहूँगी। तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। वह खुश हो गया और उसने मेरे साथ शादी कर ली और मुझे अपने घर ले आया था। उसने मेरी बात मानी और तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहने लगा। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मैं अब भी अपने पहले पति को याद करके आगे कुटती रहती थी, मगर इस बात पर भी खुश थी कि तुम सुरक्षित हाथों में हो और तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो विनोद ने बहुत हंगामा किया। वह कहने लगा, आज तो तुम्हारी माँ मेरे घर आ गई हैं। अगर अब दोबारा मैंने उसे यहाँ देखा तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो विनोद की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, क्यों? आप मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तब वह कहने लगा, इस मोहल्ले में मेरी इज्जत बनी हुई है। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं इतने गरीब घर आने की लड़की से शादी की है तो लोग मुझ पर तंज करेंगे। मुझे विनोद से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, मगर मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और सोचा कि अगर मेरी बेटी यहाँ अच्छे से रह रही है तो मुझे अपनी माँ से नहीं मिलना चाहिए। मैंने विनोद की बात मान ली और अपने घर वालों से हर तरह से रिश्ता ख़त्म कर दिया। मगर अब मुझे समझ में आया कि विनोद ने मुझसे शादी क्यों की थी और फिर उसने मुझे मेरे रिश्तेदारों से दूर क्यों कर दिया था।
उसने बहुत लंबी प्लानिंग की थी, जबकि मैं तो यही समझी थी कि यह आदमी मेरे साथ वफादार है। मुझे इस बात का बाद में पता चला था कि तुम्हारा बाप जुआ भी खेलता है और वह तुम्हारा सगा बाप नहीं है। मुझे यह सब बताने से मना किया था। मैंने उसकी यह बात भी मान ली थी। फिर हमारे घर प्रतीक पैदा हो गया तो मैं यही समझने लगी थी कि विनोद तुम्हें सगे बाप की तरह चाहता है, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। सौतेला बाप कभी सगा नहीं बन सकता। मैं बोली, मम्मी अब क्या हुआ? मम्मी कहने लगी, तुम कुछ दिन अपनी आंखें और कान खुले रखो, हर बात खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं कुछ भी कहकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, तो मेरी एक बात पल्लू से बांध लो। विनोद तुम्हारा सगा बाप नहीं है, वह तुम्हारे लिए एक अजनबी इंसान है और अब तुम बड़ी हो गई हो, उससे दूर ही रहना। इतना कहकर मम्मी मेरे पास से उठ गई थी, जबकि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मेरा दिल बहुत जख्मी हो गया था। सच कहूं तो मुझे अपने सगे बाप की मौत का रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था। जिस इंसान को मैंने कभी देखा ही नहीं, जिसका कभी जिक्र ही नहीं सुना, उसके बारे में अचानक से सुनकर दिल में कोई जज्बात नहीं आ रहा था। मैं तो इस इंसान के लिए रो रही थी जिसे मैंने जिंदगी भर अपना बाप समझा था। वह मेरे लिए भला अजनबी कैसे हो सकता था? मैं इसीलिए रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत सच में हो गई हो। मेरे अंदर तक उदासी भर गई थी। मैं सारा दिन लाश की तरह कमरे में लेटी रही थी। शाम के समय पापा काम से वापस आए। वह मुझे और प्रतीक को पुकार रहे थे, मगर मैं उठना नहीं चाहती थी। तभी पापा मेरे कमरे में आ गए थे। मेरी मम्मी ने सारा दिन कमरे में झांक कर नहीं देखा था। पापा के आते ही वह भी वहीं पर आ गई थी। पापा कहने लगे, मेरी गुड़िया इस तरह क्यों लेटी हुई है? मम्मी कहने लगी, उसकी तबीयत खराब है, बस इसीलिए लेट गई थी। पापा तड़प उठे, कहने लगे, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मम्मी ने कहा, नहीं, ये नहीं जाएगी। पापा मम्मी को घूरने लगे। तभी मैं भी बीच में बोल पड़ी कि नहीं पापा, मुझे कहीं भी नहीं जाना। पापा मुझे देखते रहे और फिर मम्मी पापा से कहने लगी कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। पापा एकदम से दहाड़ पड़े थे, कहने लगे, तुम वह बात भूल गई हो क्या जो मैंने शादी के शुरू दिनों में तुमसे कही थी? मैं तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी मायके वालों से कोई संबंध नहीं रखोगी। मम्मी रोने लगी और बोली, विनोद, मुझ पर इतने जुल्म मत करो पापा। बोले, जो कुछ मर्जी कह लो, मेरी तरफ से कल भी इनकार था और आज भी इनकार है। इतना कहकर पापा बाहर चले गए, जबकि मम्मी मेरे पास आ गई और बोली, देखा तुमने अपने बाप का घमंड। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस इंसान को मैं फरिश्ता समझती रही हूँ, वह असल में अच्छा इंसान नहीं है। उसने मेरी माँ से उनके सगे रिश्ते तक छीन लिए थे। आज रात मेरे पापा और मम्मी की बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने सुबह उठकर वजह पूछी तो मम्मी ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वह कहने लगी, हकीकत यह है कि विनोद तुम्हारी जवानी और खूबसूरती को देखकर लालच में आ गया है। वह तुम्हें एक अमीर आदमी के हाथों बेच देना चाहता है। मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं रोने लगी थी। उस दिन एक इंसान हमारे घर आया था। मैंने मम्मी से पूछा कि ये कौन आदमी है। तब मम्मी ने बताया कि ये तुम्हारे मामा हैं। मामा मुझे बहुत ही अजीब लगे थे। मम्मी ने मुझे कहा कि मामा के पास जाकर उन्हें नमस्ते करो, जबकि मैं तो दूर से ही उनको देखते रह गई थी। खैर, जब पापा घर वापस आए और मेरे मामा को देखा तो फिर गुस्सा हो गए थे। वह मम्मी से कहने लगे, ये इंसान अभी मेरे घर से चला जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा घर से बाहर निकल गए थे। मुझे मम्मी पर तरस भी आ रहा था कि बेचारी अपने भाई से बहुत समय बाद मिली थी। खैर, पापा के दोबारा घर आने से पहले ही मामा वापस लौट गए थे। पापा जब घर आए तो मैं खुद को कमरे में छुपा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे बेच दें। मुझे अब हर समय डर लगने लगा था। और एक रात बहुत ही अजीब हादसा हुआ था। मम्मी मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, आज रात तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हें बेचने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं तुम्हें उस जालिम के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। इतना कहकर मम्मी ने मेरे नाक पर रूमाल रख दिया था और फिर मैं गहरी नींद में सो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को एक अजीब से कमरे में पाया था। मैं उठकर बैठ गई। दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी थी, मगर तभी मुझे प्रतीक नजर आ गया था। मेरा भाई मेरे साथ था। मैं कमरे से बाहर निकली तो मम्मी पर नज़र पड़ी थी। मैं मम्मी के पास जाकर बैठ गई और बोली, हम कहाँ आए हैं? मम्मी कहने लगी, रात को विनोद तुम्हें बेचने वाला था। मैंने तुम्हारे मामा को फ़ोन कर दिया। भगवान का धन्यवाद हुआ कि उसने समय पर हमें बचा लिया है। अब हम तुम्हारे मामा के घर पर हैं और एकदम सुरक्षित हैं। मैंने सर हिला दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ था
काश वह इंसान जिसको मैं अपना बाप समझती रही वह ऐसा ना निकलता। मामा का घर अजीब सा था। इस घर में बहुत सी औरतें और मर्द थे। वह सब अजीब से थे। मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मेरी माँ भी हमसे अलग अलग रह रही थी। 2 दिन तो आराम से गुजर गए थे, मगर तीसरी रात अजीब ही हादसा हुआ था। मेरे मामा, जो एक बार हमारे घर भी आ चुके थे, मेरे पास दूध लेकर आए और बोले कि इसको पी लो। मैं उनकी तरफ बढ़ी, उनको गौर से देखा था। मैंने मामा के हाथ से दूध का गिलास पकड़ा तो मेरी मामी ने इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं उनकी तरफ देखा तो वह मुझे दूध पीने से मना कर रही थी। फिर बहाने से मेरे पास आ गई और मामा को बातों में लगाकर उन्होंने मुझे दूध गिरने का इशारा कर दिया। मैं हैरान थी कि आखिर वह ये सब क्यों कर रही थी। मैं दूध का गिलास हाथ में पकड़ी खामोश खड़ी हुई थी। तब मामी मेरे मामा का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। पीछे से मामी मुझे इशारा कर रही थी कि दूध मत पीना, इसे गिरा दो। मुझे अपनी मामी अच्छी नहीं लगती थी। जब से हम आए थे वह हमसे बातचीत ही नहीं करती थी, और आज जब मामा के दिल में मेरे लिए प्यार आ गया था तो मेरी हमदर्द बनकर आ गई थी। मैंने गुस्से से सारा दूध पी लिया था और अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं गहरी नींद में डूब गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को एक कमरे में पाया था। ये कोई आम कमरा नहीं था। मैं उठकर बैठ गई थी। हर तरफ फूलों की खुशबू थी। मैंने अपने आप को देखा तो दंग रह गई थी। मैं तो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला था और एक बूढ़ा सा मर्द कमरे में दाखिल हुआ था। मैं उसको देखकर घबरा गई और बोली, कौन हो तुम? वह मुस्कुरा दिया और बोला, आज की रात तुम मेरी मेहमान हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह हुई तो मेरे मामा मुझे आकर घर ले गए। मैं बोली, ये सब क्या था? वह हंस कर बोले, हमारे यहाँ का यही दस्तूर है। यहाँ पर लड़कियाँ ऐसे ही रहते हैं। मैं घर पहुँची तो खूब शोर मचाया था। मैंने इस सब का दोषी अपनी माँ को ठहराया था, मगर उसने मेरी एक बात ना सुनी। माँ कहने लगे, तुमने अब जिंदगी भर यही काम करना है, इसलिए ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा छोटा भाई मेरी तरफ से बोल तो मामा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे भी मारा था और वह दूर जाकर गिरा था। उसकी हालत देखकर मैं उसकी तरफ भागी थी। मम्मी ने तो इतना भी नहीं कहा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है। मम्मी सामने बैठकर सिगरेट पी रही थी। मैं उन्हें आंखें फाड़े देख रही थी। आज मैं अपनी माँ का यह कैसा रूप देख रही थी। मामा कहने लगे, अगर तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी है तो आज के बाद इस काम से इनकार मत करना। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ होगा। मैंने तो बड़ी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा बाप सौतेला निकला और वह मुझे बेचना चाहता था, जबकि माँ सगी होने के बावजूद भी सौतेली जैसी थी। उसने मेरी जवानी और खूबसूरती का सौदा कर दिया था। मैंने अपने छोटे भाई की खातिर इन जालिमों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अब आईने में खुद को देखती तो डर जाया करती थी। मुझे खुद से दहशत होने लगी थी। एक दिन घबराहट ज़्यादा बढ़ी तो छत पर चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं मुड़कर देखा तो मेरी मामी खड़ी थी। वह मुझे बड़े गौर से देख रही थी। फिर बोली, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यह सब कुछ करना नहीं चाहती, फिर यह सब कुछ क्यों कर रही हो? मैं गुस्से से बोली, आपके पति ने धमकी दी है कि अगर मैं उनकी बात ना मानी तो वह मेरे भाई को मार देंगे। मामी धीर से बोली, अभी भी समय है, तुम अपने बाप के पास भाग जाओ। मैं बोली, वह तो मेरा सौतेला बाप है और मुझे बेचना चाहता है। मामी हैरत से मुझे देखकर बोली, कौन सा सौतेला बाप? मैं बोली, विनोद। मामी ने अपना माथा पीट लिया। वह कहने लगी, तुमने अपने चेहरे की बनावट को गौर से नहीं देखा? क्या तुम हूबहू विनोद पर नहीं गई हो? वह तुम्हारा सौतेला नहीं बल्कि सगा बाप है। तुमसे किसने कह दिया कि वह सौतेला बाप है? मैं बोली, मम्मी ने कहा था। मामी ने कहा कि तुम्हारी माँ एक नंबर की झूठी औरत है। सौतेला तुम्हारा बाप नहीं, सौतेली तुम्हारी माँ है। ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। इनका धंधा क्या है वह तो तुम जान ही चुकी हो। तुम्हारी सौतेली माँ भी जवानी में यही सब करती थी। फिर एक अमीर आदमी से शादी करके उसके साथ चली गई। उसने 2 महीने तुम्हारी सौतेली माँ को साथ रखा और फिर तलाक दे दी। तब उसकी मुलाकात तुम्हारे पापा से हुई थी। वह भी एक अमीर बाप की औलाद था। तुम्हारी सगी माँ मर चुकी थी। उस समय तुम 2 साल की थी। विनोद घर वालों से किसी बात पर नाराज़ होकर अपना शहर छोड़कर यहाँ पर आ बसा था। तुम्हारी माँ ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। वह बेचारा सीधा साधा सा था और तुम्हारी माँ से शादी कर ली। जब तक तुम्हारी माँ की असलियत उसे पता चलती
तब तक प्रतीक पैदा हो चुका था। तुम और प्रतीक विनोद की सगी औलाद हो। वह इतना शरीफ आदमी था कि बच्चों की वजह से तुम्हारी माँ के साथ गुजारा करता रहा। ऐसे ही समय गुजरता गया और वह बेचारा शराफत का मारा तुम्हारी माँ को छोड़ भी नहीं पाया कि बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे तुम्हारी माँ की अक्ल को दाद देना पड़ेगी। उसने किस तरह तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ कर दिया। उसने तुमसे झूठ बोला। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। उस रात उस बूढ़े के दूध में मैंने नींद की दवा मिला दी थी, जिससे कि अभी तुम्हारी इज्जत सुरक्षित है, लेकिन मैं आगे ज़्यादा दिन तक तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी। तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सारी हकीकत जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे उस समय अपने पापा की बहुत याद आई थी। जी चाहा कि दौड़कर घर जाऊं और पापा के गले लग जाऊं। मैं मामी के हाथों को थाम लिया। मैंने कहा, आपने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों की? मेरी बात सुनकर मामी ने रोते हुए कहा कि जो समय अभी तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर भी आया था। तुम्हारे मामा ने मेरे माँ बाप को बहला फुसलाकर मेरे साथ शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद उसने मुझे गलत धंधे में उतार दिया। शुरू शुरू में मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाए खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाई और मजबूरन मुझे इस पाप के दलदल में उतरना पड़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हें भी वही सब कुछ करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद को तो बचा नहीं पाई, लेकिन तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। उस रात जब तुम्हें वह बूढ़ा खरीद कर ले गया था, तो मैं भी पीछे पीछे चली गई थी और उसे बूढ़े के दूध में मैंने नींद की दवा मिला दिया, जिससे कि वह सो गया था। अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, क्योंकि आज की रात तुम्हारे मामा ने फिर तुम्हारे लिए खरीदार तैयार रखा है। आज की रात में तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे मामा को शक हो गया है कि उस रात बूढ़े को मैंने ही सुलाया था। इतना कहकर मामी जल्दी से नीचे चली गई थी, जबकि मैंने जल्दी से घड़ी देखी। रात के 8 बज रहे थे। सच में मेरे पास समय बहुत कम था। मामा किसी भी समय उस ग्राहक को लेकर आ सकते थे। मैं जल्दी से नीचे उतरी और मैं गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन मेरी किस्मत बुरी की। मामा और एक आदमी अंदर आते हुए दिखाई दिए। मामा ने मेरा हाथ दबोचा और घसीटते हुए कमरे में ले आए। रात के समय मुझे फिर एक गैर मर्द के हवाले कर दिया गया था। आज की रात में जिसकी मेहमान थी, मैंने बड़ी ही चालाकी से उसे कुछ ज़्यादा ही शराब पिला दिया और वह नशे में सो गया था। तब जल्दी से मैंने उस आदमी की जेब से मोबाइल निकालकर पापा का नंबर मिलाया था और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और घर का पता भी बता दिया था। कुछ देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ कहने लगे, जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गई, मगर उसी समय पुलिस आ गई थी। पुलिस को देखकर माँ की जान निकल गई थी।